हाँ जी, तो अपन पढ़ रहे थे मनोविज्ञान में बाल विकास एवं वृद्धि। बीच में अपनी जो क्लास हुई थी, लाइव हुई थी, कंटिन्यू नहीं रही, शायद कोई नेटवर्क इश्यू थे, इसलिए दोबारा जो है मैं आपकी जल्दी-जल्दी जो क्या है आपको रिवीजन जो है वो करवा देती हूँ, ठीक है? अपन पढ़ रहे थे कौन से सामाजिक विकास, है ना? सामाजिक विकास का अपन ने अ, सामाजिक विकास के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। सामाजिक विकास के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो अपन ने देख लिए थे। सामाजिक विकास का महत्व अपन ने देख लिया था, ठीक है? और बीच में मैंने जो है अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो टेस्ट का रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई थी। उसके लिए वैसे अलग वीडियो भी बनाया गया है, जो आपको पीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, है ना? किस प्रकार से आपको पीवी क्लासेस की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जो क्या है आप कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद जो है ये सारी कुछ चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो में समझा दी है, ठीक है? अब दोबारा लेकिन किसी वजह से नेटवर्क इश्यू थे, तो इसलिए अब यहाँ से ले रही हूँ। यहीं से अपने को पढ़ना था। सामाजिक विकास का जो है अपन क्या कर रहे हैं, महत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है? महत्व में अपन ने 9 पॉइंट तक देख लिए थे, जो 10वां पॉइंट था, वहां से अब दोबारा क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सामाजिक विकास से व्यक्ति में आत्मसम्मान व आत्मविश्वास बढ़ता है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास उच्चतम स्तर का हुआ है, तो उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही परिपूर्ण मात्रा में पाए जाएंगे। क्या फ़र्क है आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में? आत्मविश्वास की मतलब मैं इस चीज़ के योग्य है मुझ मैं इस चीज़ के योग्य हूँ, मुझ में ये पोटेंशियल है और मैं कर जाऊँगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। आत्मसम्मान की मतलब कि साइकोलॉजिकल वे में अपन देखते हैं कि कोई इंसान है, अपन जिस इंसान को जितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपन जिस इंसान के लिए जितने एफर्ट्स दे रहे हैं, जितनी रेस्पेक्ट अपन किसी इंसान को दे रहे हैं, अपन भी बदले में चाहते हैं सामने वाला इंसान भी सेम प्रायोरिटी अपने को दे, सेम रेस्पेक्ट अपने को दे, है ना? और सेम चीज़ों में ये क्या है अपने को समझे, ठीक है? तो वही है और अगर सेम चीज़ों में इंसान कहीं वो चीज़ें नहीं कर पाता है, तब जाके अपने को लगता है नहीं यार सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, हैं? कुछ भी है जो क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है मेरी, तो वो है आपका आत्मसम्मान। तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास यदि आपको विकसित करना है, तो मैंने आपको बताया था कि समाज एक ऐसा जो है आपका बड़ा परिवार है, जिसमें आप जितने घुल-मिल कर रहोगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों ही बढ़ते जाएँगे। एक उम्र आती है जब आप सोचते हो, किशोरावस्था में मान लो जब तनाव और तूफ़ान की अवस्था जिसे कहा गया है। हर बच्चा मेरे हिसाब से हर बच्चा जो भी इस ऐज में आएगा, इस स्टेज में आएगा, वो हमेशा सोचेगा कि मेरी समाज में जितनी भी ये रीति-रिवाज़ हैं, जितनी भी परंपराएँ हैं, क्या इसमें कभी किसी ने सुधार करना नहीं चाहा? लेकिन मैं जो हूँ, मैं ही कृष्ण का क्या हूँ, मैं ही विष्णु का क्या हूँ, कल की अवतार हूँ और मैं ही इनमें सुधार करूँगा। ना तो मेरे पूर्वजों ने कोशिश करी और ना मेरे दादाजी ने, ना मेरे पिताजी ने, है ना? और मैं हूँ तो मैं ही जन्मा हुआ और मैं क्या है इन चीज़ों में सुधार करके रहूँगा। लेकिन जैसे-जैसे उसकी किशोरावस्था खत्म होती जाती है और उसको जीवन के विभिन्न अनुभव प्राप्त होते जाते हैं अभ्यास के तौर पर और वो जैसे-जैसे प्रौढ़ावस्था में जो क्या है पहुँच जाता है, तब वो है सामाजिक तौर पर, है ना? स्थिर हो जाता है, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ उस पर आ जाती हैं। तब वो जाके उसे पता चलता है कि नहीं, ये जो कोशिश की थी किशोरावस्था में जाने पर, ये मेरे दादाजी ने भी की थी, मेरे पापा जी ने भी की थी और इवन मैंने भी की थी। लेकिन वो जो ज्वर है प्रौढ़ावस्था में जाने के बाद ठंडा हो जाता है क्योंकि उसे ये रियलाइज़ होता है कि अकेला इंसान, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला इंसान एक इतने जो बड़े तबके ने मिलकर, इतने बड़े समुदाय ने मिलकर जो परंपराएँ बना रखी है, रीति-रिवाज़ बना रखे हैं, अकेला इंसान कैसे उस चीज़ों को चेंज कर सकता है? सालों लगते हैं इनको, हज़ारों सालों, लाखों साल लगते हैं एक परंपरा को बनने में, तो एक परंपरा को टूटने में भी वापस उससे डबल साल लगेंगे। आप कैसे सोच सकते हो कि 2-4 साल में आप मेहनत करके इन चीज़ों को तोड़ दोगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये और इवन आप कर भी जाओगे, समाज की किसी परंपरा, किसी रीति-रिवाज का भी यदि आप विरोध कर भी जाओगे, लेकिन साइकोलॉजिकली जो है आपको मानसिक तनाव होगा, आपको शारीरिक तनाव होगा, बाहर निकलते ही समाज के लोग आपसे जो है मुँह फेर लेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हैंडल करनी पड़ेगी। अकेला इंसान कभी कुछ चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है? तो मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। सामाजिक विकास मतभेदों को सुलझाने में सहायक होता है। मतभेदों को सामाजिक आपका विकास बहुत अच्छे तौर पे हुआ है, तो आप समाज के लोगों के साथ बैठते हो, तब आपके कोई जो मतभेद होते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं और इवन समाज के लोग, समुदाय के लोग आपको वो भी जो है सुलझाने में क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। जिस प्रकार से एक काउंसलर होता है, वो अपने क्लाइंट की चीज़ें जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसके निजी जीवन के मुद्दे सुलझाने में उसकी सहायता करता है, उसी प्रकार समाज के लोग आपके निजी जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, उनमें भी समाज अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, योगदान देता है। अच्छा सामाजिक विकास धनात्मक अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है, करती नहीं है, करता है।
अभिवृत्तियाँ 2 प्रकार की होती है। आप धनात्मक और जो ऋणात्मक अभिवृत्ति कह लो या फिर सकारात्मक या फिर नकारात्मक अभिवृत्ति कह लो। यदि आप समाज के प्रति अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभा रहे हो, तो समाज मैंने बोला कि आपको धक्का देगा कि आप आगे बढ़ो, आप हमारे समाज का नाम रोशन करो, समाज खुद आपको आगे बढ़ाएगा। इवन जब भी समाज का कोई कार्यक्रम होगा, है ना? तब यदि आप जाओगे तो लोगों से आपका मिलना-जुलना अच्छा है, रामा-शामा अच्छी है, तो फिर आपको क्या है एक आत्मसम्मान बढ़ेगा आपका, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इससे क्या है धनात्मक अभिवृत्ति जन्म लेगी। लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो लोगों ने भाई साहब कि यही वो आदमी है जो समाज के खिलाफ जा रहा है ना? ये तो समाज द्रोही है, ये तो देशद्रोही है। तो ये चीज़ें सुनने के बाद क्या है ना, कहीं न कहीं अपने को तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और नकारात्मक जो अभिवृत्ति है, वो क्या है जन्म लेती हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति या फिर धनात्मक अभिवृत्ति में आती हैं चीज़ें जैसे कि खुशी हो गई, है ना? हर्ष, उल्लास, ये जो चीज़ें आती है ना, मनोबल बढ़ना, साहस बढ़ना, है ना? ये कुछ सारी जो चीज़ें हैं, ये किसमें आती है? धनात्मक अभिवृत्ति में। जो नेगेटिव जो अभिवृत्ति होती है, उसमें क्या चीज़ें आती है? जैसे कि गुस्सा, क्रोध जिसे अपन बोलते हैं, है ना? इसके अलावा आत्मसम्मान की कमी, इसके अलावा जो है तनाव की अवस्था, है ना? ये सारी कुछ जो चीज़ें हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? इसके बाद अगला जो पॉइंट है सामाजिक विकास से बच्चे कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है, सीखने में सक्षम होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि यदि आप समाज के प्रति अपने दायित्व निभाते हैं, तो समाज आपको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से पुश करेगा कि जा बेटा तू आगे बढ़, क्योंकि अपने समाज के लिए तू इतना कर रहा है और समाज का नाम रोशन होगा, है ना? तो कहीं भी यदि आपकी कोई कठिन परिस्थिति है, तो भी उसमें समाज जो क्या है सुलझाने की कोशिश करेगा। इसके बाद सामाजिक विकास की अवस्थाएँ, स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अध्ययन सुविधा एवं विकास अवधि के लक्षणों के अनुसार सामाजिक विकास को 4 अवस्थाओं में बाँटा गया है। दोबारा जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये निशान इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि अपन ने लाइव क्लास कर ली थी इसकी। लेकिन कोई एरर की वजह से दोबारा बचपनावस्था, बेबीहुड 3 माह का जो बच्चा है 3 माह 3 माह का बच्चा है अपने माता-पिता या पालन-पोषण करने वाले को पहचानने लगता है। माता-पिता और पालन-पोषण करने वाले इसलिए दे रखे हैं कि शायद मान लो जन्मते ही किसी बच्चे को कोई गोद ले ले या फिर जैसे कि आपने श्री कृष्ण की जीवन का देखा है उदाहरण, माता-पिता कोई और है और जन्मते ही उसके बाद जो उनका पालन-पोषण करने वाले हैं वो कोई और हैं। तो इसी प्रकार से 3 माह का जो बच्चा है, वो माता-पिता या फिर पालन-पोषण करने वाले को पहचानने लगता है, 5 माह का जो बच्चा है मुस्कुराने लगता है। मैं कहती हूँ कि यदि क्वेश्चन आएगा आपके पास तथ्यात्मक रूप से तो यही आएगा कि लगभग कितनी अवस्था तक का बच्चा मान लो कि ऑप्शन में दे देंगे 3 से 5 माह या फिर 4 से है 6 माह, 8 से 10 माह कि किस अवस्था का जो बच्चा है वो अपने पालन-पोषण या फिर माता-पिता पालन-पोषण करता है या फिर माता-पिता को देखकर पहचानने लगता है या फिर उन्हें पहचान कर मुस्कुराने लगता है और आपको क्या है स्टेज दे दी जाएगी तो आपको वो क्या है पहचानना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। इसके बाद है 5 से 10 माह में जो आवश्यकता अनुसार रोने लगता है। ध्यान रखना आवश्यकता अनुसार शब्दों पे जोर देना थोड़ा-सा आवश्यकता अनुसार क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चा रोने लग जाता है। मान लो आप इमेजिनेशन करो कि घर पर दाई माँ आई हुई है, सब घर के अंदर है। जिस स्त्री के बच्चा होने वाला है और इसके अलावा 3-4 स्त्रियाँ उसके साथ है और बाहर उनके ससुर जी और परिवार वाले क्या है, बैठ के वेट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तब तक सबकी जो है इससे पहले सबकी जो आत्मा है फेफड़ों में आके अटकी हुई होती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है, सबका जो मन है वो रिलैक्स हो जाता है कि भाई साहब अब सब कुछ ठीक है ना? तो बच्चा पैदा होते ही रोता है लेकिन इसने बताया है कि आवश्यकता अनुसार रोने मतलब यदि बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को एंग्ज़ायटी हो रही है, बच्चे को इरिटेशन हो रहा है, कोई भी अगर उसे प्यास लगी है, तो उसके लिए क्या करेगा आवश्यकता अनुसार मतलब उसको आवश्यकता महसूस होगी तो वो क्या करेगा रोने लगेगा। 24 माह लगभग 2 साल का बच्चा मतलब कि 0 से 2 साल लगभग आप अपन शेषवावस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है? बच्चा सहयोगपूर्ण अन्य बच्चों के साथ खेलने लगता है। 8-9 माह में अपरिचितों के प्रति भय का भाव प्रकट करने लगता है। 8 से 9 महीने के बाद बालक अपन पढ़ते हैं कला और संस्कृति में जब अपन पढ़ते हैं हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। मैं बताती हूँ कि एक संस्कार का नाम है निष्क्रमण संस्कार। लगभग 6 से 7 महीने की जो अवस्था आती है उसमें बच्चे का निष्क्रमण संस्कार जो है वो किया जाता है। उसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाल के सूरज और चंदा के जो है चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं और बाकी जो है प्रकृति के दर्शन करवाए जाते हैं। किस प्रकार से पशु-पक्षी होते हैं, पेड़-पौधे होते हैं।
इससे पहले जो है मैं ऐसे दिमाग लगाती हूँ एक्स्ट्रा कि इससे पहले बच्चा यूँ सोचता होगा ना कि मतलब जो घर की चार दीवारी है, वही तो उसका पूरा विश्व है। मतलब महाद्वीप, सातों ही महाद्वीप उसमें आ गए, है ना? गाय, भैंस और जितने भी पशु हैं, मान लो बिल्ली हो, जो पालतू पशु हैं, कुत्ता हो या फिर उसके घर के सदस्य, वो ही उसके लिए पूरा विश्व थे, पूरी दुनिया थी। लेकिन जैसे ही बच्चे का निष्क्रमण संस्कार हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, तब उसे पता चलता है सेम लोग और भी हैं, मुझे तो लगा कि मेरे घर वाले ही थे, है ना? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, मेरे को पता ही नहीं। बच्चे को क्या होता है, एहसास होता है कि और भी चीज़ें होती है, ठीक है? लेकिन ये बता रहे हैं कि इतनी जो अवस्था होती है ना? 8 से 9 माह में, लगभग 6 से 7 या 7 से 8 महीने में निष्क्रमण संस्कार हो रहा है, तो अपरिचितों के भय से वो भाव प्रकट करने लगता है। पहली बार फुफासा है, बच्चा पैदा हुआ है, फुफासा बच्चे के रहते हैं वहाँ पर, बच्चे के फुफासा रहते हैं अमेरिका। उन्हें मौका ही तब मिला कि बच्चा कम से कम निष्क्रमण संस्कार हो गया बच्चे का, 6 से 7 महीने का बच्चा हो गया और फिर फुफासा पधारे मिलने के लिए। अब बच्चा फुफासा को देखकर रो रहा है। फुफासा बोल रहे, "बेटा आजा मेरे पास ले 2000 का नोट दे रहा हूँ।" बच्चा बोले, "भाई तुम 5000 का दो, है ना? 2000 का नहीं 5000 का दो, मेरा आने का मन नहीं है। पता नहीं इस इंसान को पहले तो अभी तक देखा नहीं मैंने, है ना? इतना टाइम हो गया। पता नहीं अचानक से आके मेरे को 2000 के नोट पकड़ा रहे हैं। कौन है ये? हैं? है कौन ये? मैं जानता नहीं हूँ।" तो बच्चा क्या है, भय का भाव प्रकट करने लगता है। बच्चा कई बार रोने लग जाता है। क्या हो रहा है? ठीक है? 9 से 13 माह में दूसरों के कपड़े व खिलौना पकड़कर खींचता है, कॉमन सी बात है ना? इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकता का विकास कम रहता है। ध्यान रखना मैंने ऐसा बताया है, ये बात की जा रही है शेषवावस्था की। शेषवावस्था में बालक आत्म केंद्रित रहता है। मैंने इससे पहले जो भी अपन ने विकास की जो अवस्थाएँ पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस स्टेज में क्या करता है, बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित रहता है, आत्म केंद्र की जो है अवस्था में रहता है। उससे चाहिए, उसको नहीं पड़ी है अपने आस-पड़ोस की, उसको नहीं पड़ी है अपने रिश्तेदारों की, उसको नहीं पड़ी है अपने चाचा-ताऊ जी की। उसको ये है कि भई मुझे जो ज़रूरत है, मुझे जिस टाइम भूख लग रही है, मुझे चीज़ें अवेलेबल हो जाए, मुझे जिस टाइम चाहिए कि कोई मुझे पकड़ के उछाले रखे, झुलाए, बस उस टाइम लोग मिल जाएँ। उसको इसके अलावा नहीं पड़ी है कि कौन आपके फूफा जी नाराज़ हो रहे हैं, आपके ताऊ जी नाराज़ हो रहे हैं, "ले बेटा आजा, बेटा नहीं जा रहा, बेटे का मूड नहीं है।" तो भई फूफासा नाराज़ हो जाएँगे, हो जाओ नाराज़, है ना? उससे नहीं पता चलता है ना, क्योंकि उससे सामाजिकता जो का विकास है वो क्या है, अभी नहीं हुआ है। वह अपने आवश्यकता व इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है। बिल्कुल साहब, आवश्यकता और इच्छा के अनुसार। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, किस प्रकार से वो आवश्यकता, अगर भूख लगी है ना? कैसे भी अगर रोना आ रहा है, तो वो रोएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। उनमें संबंधों की भी समझ नहीं होती है। बिल्कुल साहब, उसको नहीं पता है, उसका मूड नहीं है अभी किसी के पास जाने का मम्मी के अलावा, वो नहीं जाएगा। चाहे फुफासा अमेरिका से आए हो, चाहे फुफासा लंदन से आए हों। आते ही अगर फुफासा की वापस क्या है, 2 घंटे बाद फ्लाइट है, उसके बाद फुफासा 1 साल तक नहीं मिलने वाले, तो भी उसको नहीं फ़र्क पड़ता। जाइए, आइए, कोई फ़र्क नहीं, उसका मूड नहीं है तो नहीं आएगा, है ना? उसके लिए वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उसकी इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति करता है, बिल्कुल जैसे कि अपनी माँ, है ना? माँ ही तो ध्यान रखती है शैशवावस्था में। पूर्णतः शैशवावस्था में बच्चा डिपेंड होता है ना? किस पर? परिवार के सदस्यों पर, जैसे कि माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, दादा-दादी हो सकते हैं, है ना? बाल्यावस्था चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष की उम्र में सामाजिक विकास तेज़ी से होता है। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रह रही है, वो इसलिए रह रही है क्योंकि ये क्लासें अपन पहले 2 बार और रिकॉर्ड लाइव ले चुके हैं, लेकिन लाइव में दिक्कत हो गई थी, नेटवर्क इश्यू। इसलिए तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं क्लास, ठीक है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड 3 से 6 वर्ष की उम्र में सामाजिक विकास तेज़ी से होता है, बिल्कुल साफ 2 से 6 वर्ष की उम्र जो है अपन ने क्या बाल्यावस्था बचपनावस्था देखी है या फिर बाल्यावस्था देख लो। बच्चा घर के बाहर खेलने जाता है, उसमें संबंधों की समझ विकसित होने लगती है, वह दोस्त बनाना शुरू कर देता है। संबंधों की समझ पूर्णतया विकसित नहीं होती है कि भाई उसको ये तक पता है कि ये मेरी मम्मी के कज़न के लड़के की वाइफ़ है। नो, नो इतना नहीं आता उसे समझ। उसे सिर्फ़ इतना पता है कि मेरे घर के जस्ट पास में ये लड़का या ये लड़की रहती है और मैं क्या करता हूँ, इनके साथ जाके खेलता हूँ। तो मेरे खेल के साथी है ये, बस उसको इतना पता चलता है ना? इतनी ही उसमें क्या होती है, समझ विकसित होती है। वह दोस्त बनाना शुरू कर देता है। बच्चा घर से बाहर की गतिविधियों में अधिक रुचि लेता है। देखा होगा आपने कि दादाजी, ताऊ जी, ताई जी, मम्मी-पापा पकड़-पकड़ के बच्चों को लेके आते हैं, बच्चा बार-बार, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। अरे भई, अभी तो यही था, बिठाया था, कहाँ चला गया? इसलिए बहुत सारे हमने देखा है गाँव में जो लोग हैं, बच्चे को बाँध कर रखते हैं। मैं गई थी, हमारे कोई परिवार में है, वो बच्चे को बाँध कर रखा था। अरे ऐसा क्यों? तो बोले कि इसको रखने वाला ही कोई नहीं है। हम 2 लोग हैं, हम अपना काम करते हैं। काम करे कि ये इसको रखें। अरे इसको छोड़ा तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसलिए उसको बाँध के रखते हैं रस्सी से। ऐसा भी मैंने देखा है।
बच्चे बहुत चंचल टाइप के होते हैं इस टाइम में, है ना? आपने आस-पास सुना होगा जैसे आपके पड़ोस के जो दादाजी हैं, सुन लेना उनके मुँह से कभी भई इसको तो हमने ही पाला है ना? क्योंकि बच्चा जब बचपनावस्था में होता है, बाल्यावस्था में वो खुद तक तो रुकना चाहता ही नहीं है। वो वहाँ से निकल के सीधा पहुँचेगा कहाँ पर? पड़ोस के घर में। वो वहीं पे तो खाता है ना? और वो वहीं पे सोता है, वहीं पे रहता है। जब नींद आ रही होती है तो मम्मी जाती है उसको उठाकर ले आती है और बच्चा फिर से सुबह में उठा, दूध पिया मम्मी का और वापस अपने उधर। नहलाया-धुलाया उसको बच्चे को और साफ किया है ना? पूरा तैयार किया, बच्चा सीधा चला जाएगा। नहीं तो बहुत बार मम्मी पड़ोसी के घर छोड़ के आ जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार क्या है बच्चे घर पे नहीं रुकते। आस-पड़ोस में ही जो क्या है बच्चे या तो दादा-दादी के साथ ज़्यादा रुकते हैं और दादा-दादी वही है एक टाइम के बाद बुढ़ापे में दादा-दादी जो क्या है मेरी स्पीड ज़्यादा है ना? मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो एक टाइम पे क्या होता है ना चलो धीरे चलते हैं ना? बच्चा घर से बाहर की गतिविधियों में अधिक रुचि लेता है, बिल्कुल साफ। यदि बच्चों को इस अवस्था में खेल-कूद का पर्याप्त अवसर न मिले, तो उसमें आक्रामकता मतलब अग्रेसिवनेस बढ़ती है, बिल्कुल साफ। खेल-कूद यदि बच्चा बाहर पड़ोसियों के साथ, है ना, पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलने जाना चाहता है, लेकिन मम्मी बोल रही है, "नहीं बेटा, डर्टी है बहुत, बाहर धूल है, गंदगी है, तू नहीं जाएगा।" है ना? तो देख के आप रोक के दिखाओ, बच्चा इतना गुस्सा करने लगेगा अपनी माँ पे, अपने घरवालों पे, जो उसके हाथ में जो भी चीज़ें आ जाएगी, वो फेंक देगा अपने घरवालों पे, है ना? इसलिए बोलते हैं कि बच्चे को यदि उसमें खेल-कूद की उसकी जो है मन कर रहा है, उसको पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर उसमें अग्रेसिवनेस बढ़ती है और यही अग्रेसिवनेस बाद में प्रौढ़ावस्था में या फिर किशोरावस्था में जाके बहुत जो क्या है, विकराल रूप धारण कर लेती है ना? 6 वर्ष की अवस्था से बच्चे बड़ों के व्यवहारों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। बिल्कुल साथ 5 से 6 वर्ष की अवस्था का जो बच्चा होता है, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे है ना अनुकरण से सीखते हैं, सिखाने से नहीं सीखते हैं। आप कैसा व्यवहार कर रहे हो आस-पास उससे बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल उससे बच्चे जो क्या है, उससे बच्चे सीखते हैं। ठीक है? तो वो चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये क्या? अब बनाओगे क्या और? चाय बनाओगे अब? अब बनाना। हाँ, हाँ। भले मेरे अलग निकाल लेना है ना, कम मीठी और हाँ, हाँ, पत्ती ज़्यादा और उबालो ज़्यादा और मीठा बहुत कम, ऐसा। ठीक है? 6 वर्ष की अवस्था से बच्चे बड़ों के व्यवहारों का अनुकरण करना जो है वो प्रारंभ कर देता है, ठीक है? अनुकरण बिल्कुल बच्चे अनुकरण से ही सीखते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अपने घर का माहौल, आस-पास का जो माहौल है, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो बहुत पॉज़िटिव पॉज़िटिव आप व्यवहार करो। ये गाली-गलौज, है ना? ऊँची आवाज़ में बात करना, किसी पर व्यंग्य करना, ये चीज़ें मत करो क्योंकि यदि बच्चा ये चीज़ें देख रहा है तो बच्चा वही सीखेगा। चाहे आप कितना ही बच्चे को क्या कर लो, सुधार लो, कितने ही अच्छे लक्षण दे दो, लेकिन यदि आप खुद वो व्यवहार नहीं कर रहे हो, खुद अपनी चीज़ें व्यवहार में प्रदर्शित नहीं कर रहे हो अच्छी-अच्छी, बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है? इसके बाद जो है उसे प्रशंसा अच्छी लगती है, इस बात पे ध्यान देना। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। उसको बोलो, "अरे, अरे, अरे बेटा इतना सुंदर लागे, इतना सोहणो लागे मेरे बेटो, कित्तो अच्छो-अच्छो" है ना? तो ये चीज़ें बोलते हुए कितना खुश होता है ना? ये कॉमन सी बातें बता रही हूँ, मैंने यही बोला था कि अपनी जो पढ़ने की शैली रहेगी बहुत ही व्यावहारिक रहेगी, है ना? सैद्धांतिक जो शब्द आते हैं, तथ्यात्मक शब्द, मैं आपको बता दूँगी इतने वज़न-वज़नदार के शब्द लेकिन उनका जो उच्चारण है आपने अपने व्यावहारिक जीवन में सुना ही नहीं। आप सोचोगे पहले तो ये था क्या? इसलिए मेरी भाषा शैली बहुत ही ज़्यादा क्या है व्यावहारिक रख रही हूँ ताकि चीज़ें आप अपने आस-पास देख सको, समझ सको। मनोविज्ञान एक वो विषय नहीं है कि आप सिर्फ़ पढ़ लिए मैं दोबारा कह रही हूँ, मनोविज्ञान सिर्फ़ एक ऐसा विषय नहीं है जिससे आपने पढ़ लिया, सिद्धांतों को समझ लिया, तथ्यों को समझ लिया और आप लिख के, है ना? वापस उनको जो क्या है एग्ज़ाम देके भूल जाओ। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आप समझो, पढ़ो, एग्ज़ाम दो, लिखो, सलेक्शन लो लेकिन इसके बाद भी इन चीज़ों को व्यावहारिक तौर पर जो है आप काम में लो। व्यवहार में अपने अप्लाई करो, अपने व्यवहार में चीज़ें प्रदर्शित करो। ठीक है? तो उससे आपका जीवन बहुत बेटर होता जाता है, ठीक है? चलिए, इसी अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल प्रारंभिक जो विद्यालय की अवस्था है, विद्यालय पूर्व की अवस्था इसे कही जाती है। बच्चे साथी समूह के भाषा व व्यवहारों का अनुकरण करता है। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों का जो आस
पड़ोस का जो वातावरण रहता है, परिवार के साथ-साथ विद्यालय में बच्चा किन दोस्तों के साथ उठ बैठ रहा है, परिवार के बाहर, घर के बाहर जो जिन लोगों के साथ वो खेलने जा रहा है, तो बच्चा को किन के साथ खेलने जा रहा है, वो चीज़ें आपको क्या करनी है, वो उस पे ध्यान देना है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चा जो है भाषा और व्यवहारों का अनुकरण करता है, ठीक है? स्कूल के वातावरण व शिक्षकों के व्यवहार का छात्रों के सामाजिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। स्कूल के वातावरण का भी पड़ता है, इसीलिए तो माता-पिता सोचते हैं, कौन से स्कूल में डालें इसको। स्कूल में डालने से पहले माता-पिता सोचते हैं कौन से स्कूल में डालें और स्कूल के अलावा बच्चों को कौन से शिक्षक पढ़ाएँगे, है ना? शिक्षकों का स्तर क्या है, उनका नेचर क्या है, वो सारी कुछ चीज़ें देखते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं माता-पिता को पता है कि परिवार के बाद विद्यालय ही बच्चे का जो सामाजिक विकास है, उसमें विद्यालय ही अपनी भूमिका निभाता है। तो विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उसके दोस्त हैं विद्यालय के और विद्यालय का जो वातावरण है, उसका प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के जो है विकास पर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में बच्चों में सामुदायिकता, समूह भावना, यौन भावना, सहयोग, नेतृत्व, प्रतियोगिता, सहानुभूति आदि सामाजिक गुणों का प्रमुख रूप से विकास होता है। यौन भावना, यौन विरोधी भावना है, यहाँ पे लिखना यौन विरोधी भावना। इसे कौन-सा पद कहते हैं? काक हंस पद। जब कोई शब्द छूट जाए, ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव आंसर में, यहाँ पे यौन विरोधी भावना है, अगर बीच में कुछ छूट गई चीज़ें, है ना? तो उससे उस शब्द को लिखने के लिए बीच में काक या हंस पद बनाया जाता है, ठीक है? कोई शब्द यदि छूट गया हो, तो उसे लिखने के लिए क्या है? काक हंस पद बनाया जाता है, काक पद या हंस पद। और यौन विरोधी भावनाएँ जो क्या करती है? दिखाई पड़ती हैं। यौन सहयोगी भावना दिखाई पड़ती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में यौन विरोधी भावना दिखाई पड़ेगी। लड़का चाहता है कि हम लड़कों-लड़कों की टोली अलग रहें, है ना? और लड़कियाँ चाहती है हम लड़कियों की टोली अलग रहें। इवन आपने ये देखा होगा अपने आस-पास जब आप छोटे थे और अब भी जब गाँव में जाते हो आप देखना, आप तो बड़े हो लेकिन आपकी जो आपको लगता है कि बाल्यावस्था की उम्र का है और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उनको ऐसा लगा ये लड़के बोलते हैं कि नहीं ये लड़की है इसको नहीं खिलाना है। अगर कोई लड़के खेल भी रहे हैं, कोई लड़की आ भी गई है 1-2 बोले हमें ही खिला लो, है ना? कोई गेम खेल रहे हैं तो बोले नहीं इसको नहीं खिलाना है, क्यों? ये लड़की है इसलिए, है ना? ये चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत हँसी भी आती है अपने को देख के क्योंकि बट फिर लगता है कि ये चीज़ें अपन ने भी करी हुई है ना? ठीक है? तो ये यहाँ तक की चीज़ें हो गई। पूर्व बाल्यावस्था मतलब कि 2 से 6 वर्ष तक की आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। खिलौनों की उम्र कहा जाता है। खिलौनों की उम्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बच्चे क्या है खिलौनों के साथ ही लगभग खेलना पसंद करते हैं। हरलोक श्रीमती हरलोक जो कि एक प्रसिद्ध अपने मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बाल विकास में अपने जो व्यापक जो है वो शोध किए हैं। तो 7 वर्ष तक बच्चों में खिलौनों के प्रति रुचि अधिक होती है। कब तक? 7 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 वर्ष की आयु को चातुर्य की आयु मतलब कि स्मार्ट एज कहा जाता है। प्रारंभिक स्कूल की आयु गिरोह या टोले की उम्र भी कहते हैं। ये जो चातुर्य की आयु है या फिर प्रारंभिक स्कूल की जो एज होती है, इसे टोले की अवस्था भी कहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि बाल्यावस्था को टोली की अवस्था या गिरोह की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा टोली में रहना पसंद करता है और सेम जेंडर के साथ, है ना? यौन विरोधी भावना उसमें है ही। बच्चा चाहता है कि अपना कोई अलग गैंग हो, अपना ग्रुप हो, है ना? और फिर बाद में बोलता है ये तो अपने ग्रुप का आदमी है ना? इसको तो खिलाना ही पड़ेगा। चाहे आउट भी हो जाए लेकिन बोले इसको आउट नहीं करना है क्यों? अब क्योंकि अपने क्या है ग्रुप का आदमी है। ध्यान रखना मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको मनोविज्ञान कोई एक साधारण विषय नहीं है कि जिसे आपने पढ़ लिया, समझ लिया या फिर रट लिया और एग्ज़ाम देके आप भूल गए। मनोविज्ञान एक ऐसा व्यावहारिक विषय है जिसे आप सिद्धांतों के तौर पर समझते हो, है ना? अपनी समझ विकसित करते हो तथ्यात्मक तौर पर और उसके बाद आप चाहे एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम में पास हो, आप सिलेक्शन लो, लेकिन मनोविज्ञान की जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, आप अपने व्यावहारिक जीवन में, अपने जीवन में उनको यूज़ करके, एप्लाई करके अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले जा सकते हो। हर एक चीज़ में साइकोलॉजी काम आती है। मैं हमेशा कहती हूँ दृष्टिकोण इज़ एवरीथिंग, माइंड इज़ एवरीथिंग। क्या आपके थॉट्स हैं, आपके थॉट्स प्रभावित करती है साइकोलॉजी। यदि आप साइकोलॉजी को समझ गए हो, तो आपके जीवन में आपके रिश्ते, आपके नाते, आपका करियर, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट पर, हर एक पग पर जो है, हर एक कदम पर जो है, साइकोलॉजी का रोल होता है ना? ठीक है। क्या टाइम हो रहा है? 24 ठीक है। किशोरावस्था, एडोलेसेंस इसे संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। बिल्कुल साफ किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं, संक्रमण की अवस्था कहते हैं क्योंकि इस समय जो है, इस अवस्था में सर्वाधिक शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होते हैं, ठीक है? यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। किशोर विद्यालय, कॉलेज
किशोर विद्यालय से कॉलेज में पहुंच जाता है, बिल्कुल कॉलेज में ही तो होते हैं बच्चे। किशोर खुद को एवं समाज, देश, धर्म, समुदाय को अच्छे से समझने लगता है। बिल्कुल साहब, खुद को अभी पता होता है, क्योंकि आत्म-सम्मान या आत्म-पहचान की जो प्रवृत्ति होती है, वो किशोरावस्था में आ जाती है, ठीक है? समाज को, देश को, मैं किस जाति है, मैं किस देश से हूँ, मैं किस समाज से हूँ, समाज के हमारे नियम क्या हैं, क्या परंपराएँ हैं, कौन-सा मैं ऐसा काम करूँगा जो समाज विरोधी होगा और कौन से मैं ऐसे काम करूँगा जो समाज इसके पक्ष में अपनी बातें कहेगा, है ना? उसे पता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को पता होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ ना, यदि किसी को पता चल गया तो समाज जो मुझे क्या है, बिल्कुल है की दृष्टि से देखेगा, इसलिए वो काम करता ही नहीं है, उस रास्ते पे जाता ही नहीं है ना? समुदाय को अच्छे को समझने लगता है। यह अवस्था जीवन का स्वर्णिम समय कहलाता है। गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं किशोरावस्था को? क्योंकि मानसिक और शारीरिक विकास है बच्चे का, वो क्या है, टॉप लेवल का होता है इस टाइम। उसमें अनेक इच्छाएँ, कल्पनाएँ, संभावनाएँ व प्रत्याशाएँ जन्म लेती हैं, ध्यान रखना। अनेक इच्छाएँ होती है उसकी। किशोरावस्था में ही बच्चा सोचता है कि आने वाले 4 सालों के बाद तो मैं मर्सिडीज़ ले ही लूँगा, मैं इतना टॉप पे पहुँच जाऊँगा। और ये सोचते-सोचते कब वो बच्चा जो है 30 साल का हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता है ना? कुछ मतलब इतना जितना सोचा नहीं, लेकिन कल्पनाएँ देखो उसकी, किशोरावस्था में कल्पनाएँ आसमान को छू रही होती हैं। बच्चा सोचता मैं ये कर लूँगा, मैं इतना उम्र का कर लूँगा, मैं मुंबई में फ्लैट ले लूँगा, मैं पुणे में फ्लैट ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन है नेचुरली हार्मोन्स करवा रहे हैं उसके, बच्चे की क्या गलती है ना? संभावनाएँ, इवन आप मैं तो ये सोचती हूँ कि किशोरावस्था में जो-जो आपने कल्पनाएँ करी हैं, इच्छाएँ की है, जो-जो संभावनाएँ सोची है आपने, तो सब करो, है ना? कर्म करो, सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है, कठिन है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है ना? प्रत्याशाएँ, है ना? प्रत्याशाएँ नहीं होती है, प्रत्याशाएँ। आशा के प्रति आशा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है भई, मैं ये आशा रखूँगा तो क्या मेरी ये पूरी होगी, ये सारी कुछ जो उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समाज के प्रति भी रखता है, वो जन्म लेती है। विपरीत यौन के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, बाल्यावस्था में विपरीत जो यौन भावना है वो पैदा होती है, लेकिन यौन जो सहयोगी भावना होती है, यौन के प्रति आकर्षण, वो किशोरावस्था में होता है। यह आकर्षण प्रेम, ओह माय गॉड! के रूप में भी परिणित हो सकता है। परिणित, है ना? ये कपल्स को बोलते हैं। ये यौन जो भावना होती है, ये आकर्षण होता है, ये प्रेम का रूप ले सकता है। एक लड़का लड़की के प्रति यदि यौन आकर्षण भावना जो है उसके मन में हो रही है, या लड़की को लड़के के प्रति हो रही है, तो उससे वो समझते हैं कि मुझे इससे प्रेम हो गया है ना? प्रेम जैसे कि राधा कृष्ण का अपन मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मुझे इससे प्रेम हो गया है और ये जो रिश्ता है, इसको अंजाम दिया जाएगा भविष्य में, अंजाम परिणित विवाह, है ना? जब रिश्ता बना ही है, जब प्रेमी 2 जोड़े हंस मिल ही गए हैं, तो क्यों ना इनको अंजाम दिया जाए, अंजाम तक पहुँचाया जाए। और फिर क्या अंतिम स्टेज क्या होती है इसकी? वो होती है शादी, ठीक है? तो यहाँ तक ही किशोरावस्था में ही, इसलिए बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ें कि किशोरावस्था में ही ऐसे जो संबंध बनते हैं, बोले पहला-पहला होता है ना? तो ऐसे संबंध बनते हैं, उसी से बच्चे एक-दूसरे को प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि वो मात्र आकर्षण होता है कई बार, है ना? उससे प्रेम समझ बैठते हैं, उसी से शादी, मतलब भावी जीवन के पति या पत्नी, स्वामी जो भी है, वो मान बैठते हैं। और इवन बहुत सारे तो ये आपको सुनने को मिलता है रील में, है ना? आप देखते ही होंगे कि मैंने तो बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, है ना? ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो ये सिर्फ़ मात्र हार्मोन्स की वज़ह से होता है, आकर्षण की वज़ह से होता है, जिससे प्रेम होता है एक मैच्योरिटी आने के बाद। मैच्योरिटी वाली स्टेज हो जाती है, जैसे कि आप मान लो 25 से 30 साल के बीच, है ना? खास अगर एज मानो तो 28 से 30 साल। इवन ऐसा बोलते हैं कि 28 के बाद वाला जो इंसान है, वो कभी प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपना विवेक उसका सक्रिय हो जाता है, उसको समाज की चीज़ें पता चल जाती है, उसके समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व की पता चल जाता है उसे। उसने दुनिया देख चुका होता है वो, कि क्या चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली क्या चीज़ें पॉसिबल है। प्रेम अपने आप में एक काल्पनिक शब्द है ना? इंसान कल्पनाओं में रहना चाहता है। जबकि आपने सुना होगा कि प्यार से पेट नहीं भरता, है ना? तो व्यावहारिक चीज़ें अलग होती है। याद रखना क्या होती है, व्यावहारिक चीज़ें अलग होती है, ठीक है? तब क्या करता है इंसान बाद में जाके कि नहीं-नहीं, अपने को क्या है, ये चीज़ें नहीं करनी थी, बाद की बातें हैं वो। बालिका की मित्रता भावना पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालिकाओं की मित्रता भावना पर आधारित होना है। मतलब बालिका और बालिकाओं के बालक और बालिकाओं के बीच में जो मित्रता होती है ना, वो भावनाओं पर आधारित होती है। सामाजिक कार्यों के प्रति किशोरों में सूझ विकसित हो जाती है।
सामाजिक कर्तव्य को, जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या किन चीज़ों को समाज एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, ये सारी कुछ चीज़ें क्या है डेवलप हो जाती हैं। वह सामाजिक स्थिति में समायोजन कर लेता है, सामाजिक भेदभाव की भावना विकसित हो जाती है, वह सामाजिक अनुबंध की स्थिति को भी धीरे-धीरे समझने लगता है, भी है यहाँ पे, ठीक है? स्थिति में समायोजन कर लेता है, सामाजिक भेदभाव की भावना विकसित हो जाती है, ठीक है? इसके बाद समायोजन मतलब कि जो समाज के नियम कानून बने हुए हैं, उसके साथ वो क्या है समायोजन स्थापित कर लेता है, ठीक है? प्रौढ़ावस्था, बिल्कुल जल्दी-जल्दी चलेंगे, टाइम नहीं है अभी, ठीक है? इस अवस्था में व्यक्ति समाज के रीति-रिवाजों, परंपराओं एवं व्यवहार मानकों से परिचित हो चुका होता है। व्यक्ति अपने व्यवहारों को समाज के प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रत्याशाओं नहीं, प्रत्याशाओं के अनुरूप रखने की कोशिश करता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास या है ना? सामाजिकरण ठीक ढंग से नहीं होता, तो या तो वे सामाजिक मानकों के प्रति तटस्थ व्यवहार करते हैं या फिर असामाजिक व्यवहार करते हैं। कितनी शानदार बात कही है इन्होंने, है ना? इस अवस्था में व्यक्ति यह समझ जाता है कि यदि वह समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करेगा तो समाज उसे अनेक सहूलियत प्रदान करेगा। मतलब कि उसे धक्का देगा कि बेटा जल जा, तू आगे बढ़। जबकि ऐसा न करने पर समाज अनेक बाधाएँ खड़ी कर देगा। इसलिए मतलब जहाँ पे खड़े हो ना वहीं से भी पीछे खींच लेगा। इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। कितनी शानदार बात कही है इन्होंने भाई साहब, है ना? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना? ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास या सामाजिकरण अच्छा नहीं हुआ है, तो फिर वो क्या है या तो समाज के प्रति वो विरोधी भावना से क्या है विरोधी भावना से देखेगा समाज को, अजीब-अजीब से ख़्याल आएँगे उसके मन में, है ना? वो हमेशा समाज जो है विरोधी भावना का ही रहेगा। ये कहना चाह रहे हैं। मैं बाकी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका। विद्यालय बच्चों को घर व संसार से जोड़ने का कार्य करता है। बिल्कुल साहब ऐसा कहा जाता है कि जो परिवार है, वो एक छोटा समाज है। समाज का ही एक हिस्सा है और समाज एक बड़ा परिवार है। परिवार के बाद बच्चा विद्यालय से जुड़ता है और विद्यालय बच्चे को क्या करता है समाज से जोड़ता है, ठीक है? तो विद्यालय की कितनी बड़ी भूमिका है अपने आप में, है ना? विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है, बिल्कुल साहब। जहाँ बच्चा परिवार के बाद समाज के मूल्य, परंपराओं, विचारों, व्यवहार मानकों को सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार, है ना? और बच्चों का आपस में व्यवहार बहुत पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं बच्चा अनुकरण से सीखता है और ये बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, नकारात्मक अभिवृद्धि का विकास करेगा, है ना? विद्यालय का वातावरण स्कूल में साथी समूह विद्यालय का जो वातावरण है, हाँ, स्कूल में साथी समूह, शिक्षकों का आपस व बच्चों के प्रति व्यवहार, शिक्षकों का व्यक्तित्व, शिक्षकों का विचार बच्चों के सामाजिक विकास को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यही कहा गया है विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का आपस में व्यवहार, है ना? और शिक्षकों का बच्चों के साथ व्यवहार और बच्चों का आपस में व्यवहार। ये 4 चीज़ें प्रभावित करती हैं बच्चे के दिमाग को। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई ना कोई स्कूल में ऐसे टीचर मिल ही जाएँगे, जैसे गणित वाले टीचर और इंग्लिश वाले टीचर की नहीं बनती है। साइंस वाले टीचर और जो एसएसटी वाले टीचर होते हैं, उनके नहीं बनती है। बहुत सारे मतलब टीचर्स में से 2 टीचर ऐसे होते ही हैं, जिनके नहीं बनती है, 36 का आंकड़ा है। तब अगर वो किसी बात पे लड़ भी ले, तो भी प्रिंसिपल ऐसे ही कहते हैं, "आपका ये अपना व्यक्तिगत मामला है, प्लीज़ बच्चों के सामने नहीं करें ये चीज़ें। आप अलग से जाके कहीं पे बात को सुलझा लें, बाहर मिल के सुलझा लें, लेकिन बच्चों के सामने नहीं।" क्यों नहीं बच्चों के सामने? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के सामने, है ना? कि यही टीचर हमें पढ़ाते हैं, यही टीचर ऐसे कर रहे हैं इसलिए, है ना? और फिर उसमें क्या है नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है इसलिए, ठीक है? शिक्षकों को अपना व्यवहार आदर्श रखना चाहिए, बिल्कुल साहब। तभी बच्चे उनके व्यवहारों को सीखते हैं, केवल पढ़ा देने से बच्चों के व्यवहार में अधिक अंतर नहीं होता है। दैट्स इट मैं ये बोल रही हूँ आप क्या सिखा रहे हो बच्चे नहीं सीखेंगे। आप खुद क्या कर रहे हो, उससे बच्चे सीखेंगे। आप व्यवहार किस प्रकार का कर रहे हो, उससे बच्चे सीखेंगे। बच्चों में अनुकरण का गुण पाया जाता है, उससे बच्चे सीखेंगे, ठीक है? केवल पढ़ा देने से बच्चों के व्यवहार में अधिक अंतर नहीं होता है ना? और इससे क्या है इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए, आदर्श रखना चाहिए अपना व्यवहार, ठीक है? मनोसामाजिक विकास, कितने घंटे की क्लास हो गई है? अ, अच्छा अभी 33 मिनट की हुई है, ठीक है, चलो चलने देते हैं। मनोसामाजिक विकास, साइको सोशल जो डेवलपमेंट हुए, वो अपन पढ़ने वाले हैं। बच्चे विद्यालय मनोसामाजिक मतलब कि जो मनोवैज्ञानिक है उसको और समाज का जो मिला-जुला जो विकास है उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। बच्चे मतलब या फिर ऐसे बोल लो कि बच्चा जब समाज में रह रहा है तो किस प्रकार से उसकी मनोवैज्ञानिक जो चीजें हैं है ना उसकी साइकोलॉजी को किस प्रकार से वो प्रभावित कर रही है चीजें। बच्चे विद्यालय जाने से पूर्व अपने स्वतंत्र का थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, है ना? बच्चे घर से बाहर निकलने लगते हैं। पहले बच्चे सिर्फ घर में रहते थे, बच्चे अब घर से बाहर निकल रहे हैं, फिर विद्यालय जा रहे हैं। इसलिए उनकी स्वतंत्रता का क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। वे घर से बाहर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल साहब उन्हें सामाजिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। समाज से जुड़ेंगे, समाज का ज्ञान प्राप्त होगा, अनुभव प्राप्त होगा, जो उनके मन स्थिति, व्यक्तित्व व स्व को प्रभावित करता है। स्व, है ना?
इससे क्वेश्चन बनाए हैं, अपने आपके मॉडल पेपर में आएंगे, ठीक है, कि स्व का जो अवधारणा है वो किसने दी और कितने इसके प्रकार होते हैं ना। मन स्थिति को प्रभावित करता है, बिल्कुल सामाजिक ज्ञान और अनुभव, और व्यक्तित्व और स्व को प्रभावित करता है। इसलिए बोलते हैं व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है। आप किसी से भी पूछ लो आस-पास का कि किस समाज से हो, आज आप किसी से पूछते हो ना कि नाम क्या है, कि क्या लगाते हो? कोई बोलता है कि गुज्जर लगाऊँ, जाट लगाऊँ, जैन लगाते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं अपन जो ही इंसान वो अपने नाम के पीछे का नाम बता रहा है, उस नाम से अपन उनके जो व्यक्तित्व के गुणों को दिखा लेते हैं, है ना? जैसे कि अ, दमदार जो लोग होते हैं, ये समझा जाता है गुर्जर लोग, जाट लोग, यादव लोग बहुत दमदार होते हैं। जैन लोग जो होते हैं बहुत सहनशील, विनम्र प्रकृति के होते हैं, है ना? वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, ऐसा कुछ मतलब कि या तो बिज़नेसमैन होंगे ये, है ना? जो राजपूत होते हैं वो क्षत्रिय, मतलब स्वाभिमान इनका बहुत होता है। तो इस प्रकार से अपन खम्मा गणिसा किस लहज़े में वो बात करते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें अपन नाम के पीछे से वो जो उनका जो सरनेम है वो चीज़ें देख के पहचान सकते हैं। तो व्यक्तित्व डिपेंड करता है समाज पर, है ना? आपका व्यक्तित्व वही होगा, आपकी जेनेटिकली आपके एनवायरमेंटली जो चीजें आएगी आपने आपके समाज के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। लिंग भूमिका का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के व्यवहारों को सीखता है। लिंग भूमिका का विकास प्रारंभिक जीवन से ही प्रारंभ हो जाता है। इसे बालक व बालिकाएं अपने माता पिता व समाज के अन्य सदस्यों का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे कि मान लो लड़की है तो लड़की समझ धीरे धीरे उसको समझ जाती है कि मैं लड़की हूँ। माता पिता अपने अनुकरण से बताते हैं, अपने व्यवहार से बताते हैं ना कि तू लड़की है तो तू ऐसे कपड़े पहन, चोटी बना रहे हैं। तो लड़की धीरे-धीरे मम्मी का जो है मम्मी की तरह उसके व्यवहार का अनुकरण करने लगती है। लड़का धीरे-धीरे समझ आता है कि मुझे भी पापा की तरह बनना है ना, ये कुछ सारी चीज़ें, ठीक है? इसमें साथी समूह, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का व्यवहार, प्रचार माध्यमों व मीडिया की भूमिका अहम होती है, ठीक है? सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। आधुनिक समय में लिंग की अवधारणा में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आधुनिक समय में लिंग की अवधारणा में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, जिससे अनेक बच्चे सामाजिक भूमिका के प्रति भ्रांति में पड़ जाते हैं, जो उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने के साथ ही साथ उनके शैक्षिक निष्पादन एवं व्यावसायिक विकास को भी प्रभावित करता है। बच्चों के लिंग भूमिका के विकास की व्याख्या अलग-अलग सिद्धांत अलग-अलग ढंग से करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने परिवार, समाज व विद्यालय के सदस्यों का नकल करके लिंग व्यवहार सीखते हैं। बिल्कुल साफ लड़की मम्मी किस प्रकार से रह रही है, लड़की को पता है कि मेरी मम्मी ऐसे कपड़े पहनती है, इस प्रकार से सजती है, धजती है, काम करती है, सफाई करती है, खाना बनाती है। लड़की भी यही चीज़ें सीखती है। लड़के सोचते हैं कि भई पापा जी बाहर का काम सँभाल रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे मार्केटिंग सीखेंगे, बाहर का जो है माहौल सीखेंगे, है ना? उनके व्यवहार को क्या करते हैं, नकल करके चीज़ें सीखते हैं। ये जो है आजकल चीज़ें दिक्कत कैसे करने लग गई है, कि होता है ना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है ना? और भ्रांति में पड़ जाते हैं अपनी भूमिका के प्रति कैसे? लड़कियाँ तो बनना चाह रही बोले मैं तो बॉडीगार्ड बनूँगी, है ना? मतलब बॉडी बिल्डर है, बॉडीगार्ड है, जो भी है और लड़कियाँ अपनी मसल्स बढ़ा रही हैं, मतलब उस हिसाब से तो लड़के सोचते हैं, भ्रांति की बात यही हो रही है कि लड़के-लड़कियों ने स्वतंत्र है, लड़कियाँ स्वतंत्र है अपने प्रोफ़ेशन के लिए, लड़के स्वतंत्र है अपने प्रोफ़ेशन के लिए, है ना? जो चीज़ आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये यहीं पे पहले कभी एक टाइम पे ऐसे लड़कियाँ नहीं सोचती थी। लड़कियों के मन में यही बिठा दिया जाता था कि आपको सिर्फ़ घर का काम करना है ना? अब धीरे-धीरे जैसे हुआ कि भई नौकरी करना है। अब ये है कि जो प्रोफ़ेशन में आप जाना चाहो, आपकी जो पसंद है, जिसमें आपकी रुचि है वो कर सकते हो। तो लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ें करने लग गई हैं ना? कोई बॉडी बिल्डिंग कर रही है, कोई बहुत सारे लड़कों की तरह जैसे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम है ना? वो कर रही है और गैरेज-वैरेज चला रही है लड़कियाँ, है ना? सारी कुछ चीज़ें करती है। इसके अलावा जो लड़के हैं, लड़के फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, है ना? सैलून वगैरह ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं लड़के। तब ऐसे बोले कहीं न कहीं भ्रांति इवन वो उनका फिर ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, टैटू बना रहे हैं तो उनका फिर थोड़ा तरीका भी रहने का भी वही होता है। पता नहीं चलता कई बार कि ये मतलब यार लड़का है, लड़की है ना? तो ये चीज़ें भई सबकी अपनी मर्ज़ी है, स्वतंत्र है सब करने के लिए लेकिन ये चीज़ें होती है, ठीक है? ये चीज़ें बता रही थी मैं आपको। कहाँ तक पढ़ा अपन ने? नकल करके। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मत है कि लिंग भूमिका का विकास बच्चे के संज्ञानात्मक जागरूकता पर निर्भर करता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत बच्चों में लिंग भूमिका का विकास उनके माता-पिता के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। बिल्कुल साहब जैसा माता-पिता उनको सिखाएँगे वैसा। कई बार इसलिए तो होता है बचपन में बच्चियों को नहीं तो मैं तो ऐसे ही पैंट-वैंट पहनूँगी, है ना? लड़कों जैसे बहुत सारी लड़कियाँ रहती है, छोटे टॉम बॉय कट बाल रखना और लड़कों जैसे ही उनको ट्रीट किया जाता है। जब वो
बड़ी हो जाती है तो फिर वो बोलती है नहीं मैं सूट नहीं पहनूंगी, मुझे कंफर्ट नहीं लगता है ना। वो बाल वाल रखने का तरीका सब कुछ एज इट इज, क्योंकि उनको लड़के की तरह माँ बाप ने प्यार से ट्रीट किया है, तो उन्हें वैसा ही ट्रीटमेंट पसंद है फिर, है ना। फिर वो समाज चाहता है कि वो चेंज हो जाए, लड़की हो जैसे सूट पहने है ना, बिल्कुल लंबे बाल रखें। तो वो बोलती भी जोर से है, बहुत बार आजकल रील चल रही है ना, बोले कि अरे मेरी बेस्टी को, जो फीमेल बेस्टी है उसको बैठना भी नहीं आता, याद दिलाना पड़ता है बार बार कि तू लड़की है ढंग से बैठ, वो ऐसे लड़कों की तरह बैठती है ना टशन में, वही चीज है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि लिंग भूमिका के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। अ, अभिभावक, अध्यापक, साथी समूह, खेल, व्यवहार, घर व विद्यालय का वातावरण तथा प्रचार माध्यम अन्य। इसलिए बच्चों का पालन पोषण और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि तार्किक ढंग से किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल साहब, जब पालन पोषण कर रहे हो आप, उनकी आवश्यकता है। यदि कोई बाल्यावस्था में बच्चे आपसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है, वो बोल रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये नहीं होता तो क्या होता, तो आपको चाहिए कि उनको है ना सही आंसर दो। बारिश क्यों आ रही है? बाल्यावस्था में बच्चे बोल रहे हैं, तो बाल्यावस्था में एक ऐसी एज है जिसमें वो सटीक आंसर चाहिए होता है बच्चों को। यदि आप जो चीज़ बताओगे, वो ही बच्चे का आगे ज्ञान बनेगा, ज्ञान का बेस बनेगा। बच्चा पूछ रहा है कि ये बारिश क्यों आ रही है? और आप बता रहे हो कि नहीं, वो क्या है ना, ईरान का और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो गई, तो उन्होंने बम फोड़ दिए इसलिए बारिश आ रही। ये कौन-सा तरीका है ना? तो बच्चे के मन में तो वही चीज़ें रह जाएगी हमेशा। बारिश क्यों आ रही है? बात आप अलग बता रहे हो। अरे बादल बनते हैं, है ना? जब बादल हावी हो जाते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव जो भी चीज़ें मिलती हैं, फिर वो क्या है, बूँदों के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ओले क्यों, उससे ओले क्यों बनते हैं? बिजली क्यों गिरती है? आप बिजली क्यों चमकती है? आप सारी कुछ चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो बच्चा कहीं न कहीं स्कूल में पढ़ेगा और दोबारा कभी देखेगा तो उसको थोड़ी चीज़ें याद आएगी कि यार ऐसा होता है इसलिए। आप चीज़ें ही पता नहीं क्या बता रहे हो कि पड़ोसी की कल भैंसें जो है आपस में लड़ गई थी इसलिए बारिश आ गई आज। तो ये कौन-सा तरीका है ना? ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? सामवेगिक विकास, अच्छा ठीक है। सामाजिक विकास पढ़ लिया, मनोसामाजिक विकास पढ़ लिया, अब है सामवेगिक विकास। ये बहुत शानदार, इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, बहुत शानदार टॉपिक है ये, है ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है, इंग्लिश में संवेग को इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द लेटिन भाषा के इमोवेर शब्द से बना है। लेटिन भाषा, ध्यान रखना, जो कि मैंने बोला था दक्षिणी अमेरिका में जो मेक्सिको से नीचे के जो देश हैं, है ना, लगभग मेक्सिको या फिर जो पेरू, चिली, नो, 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 हाँ, है ना? जो वो जो देश है होंडुरास, है ना? एल साल्वाडोर, उनमें ये क्या बोली जाती है? ये लैटिन भाषा बोली जाती है। इमेवोर, इमोवेर जो शब्द है ना उससे बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को हिला देना। कितनी शानदार बात कही है। संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शरीर को हिला देना, है ना? जब भी आपके संवेग उत्पन्न होता है वो आपकी सॉरी, शारीरिक और मानसिक दोनों ही जो स्थिति है उसको प्रभावित करती है। ध्यान रखना, आपका शरीर भी हिल जाएगा, आप शरीर से भी डिस्टर्ब हो जाओगे, आप मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किंतु मनोवैज्ञानिकों ने इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं को शामिल किया है। संवेग की अवस्था में व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक दोनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। यह एक भावात्मक व उद्दीप्त अवस्थी है, स्थिति है, ठीक है? क्रोध, हर्ष, प्रसन्नता, दया, प्रेम, घृणा, ममता, सहयोग, सहानुभूति संवेग के प्रमुख उदाहरण हैं। ध्यान रखना क्या है? क्रोध जो कि एक नकारात्मक अभिवृत्ति है, हर्ष, प्रसन्नता, दया, प्रेम ये सकारात्मक अभिवृत्ति है। इसके अलावा घृणा ये नकारात्मक अभिवृत्ति है, ममता, सहयोग, सहानुभूति ये वापस सकारात्मक अभिवृत्ति है। संवेग के प्रमुख उदाहरण है संवेग का मतलब कि संवेग पॉजिटिव भी हो सकता है, संवेग नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखना है ना। संवेग का अनुमान प्राणी के व्यवहारों से लगाया जा सकता है। संवेग प्राणी के व्यवहार से, यदि किसी को गुस्सा आ रहा है ना? तो गुस्से में वो या तो अपशब्द बोलेगा, अपनी भाषा शैली उसकी परिवर्तित हो जाएगी, उसके हाथ कंपाने लगेंगे, उसकी आँखें लाल हो जाएगी। मतलब क्या है कि उससे गुस्सा आ रहा है। यदि किसी को हर्ष हो रहा है, किसी को ममता उत्पन्न हो रही है, किसी में प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, तो वो हल्का-सा मुस्कुराएगा, है ना? और बिल्कुल स्माइली वे में उसकी जो भाषा शैली है, बहुत ही विनम्र प्रकार की होगी, है ना? तो उसके जो संवेग है, वो क्या है, व्यवहारों में जो है प्रदर्शित हो रहे हैं। संवेग एक जटिल अवस्था है, इसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होता है। संवेग में आत्मनिष्ठ भाव जो होता है ना, वो अवश्य होता है। संवेग में ध्यान रखना, एक तो है शारीरिक परिवर्तन, क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना, शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, दोनों होते हैं या कोई नहीं? तो क्या करना है आपको? दोनों होते हैं, ध्यान रखना, क्या करते हैं? दोनों होते हैं, ठीक है?
ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मानसिक और शारीरिक दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और आत्मनिष्ठ का भाव, संवेग तब उत्पन्न होगा जब आत्मनिष्ठता की जो है उसमें भावना होगी। आत्मनिष्ठता मतलब कि क्या, आप दुनिया के हर एक इंसान को देखकर उससे जो बातें करके आपको, क्या आपको दुनिया के हर इंसान का जो व्यवहार है आपको प्रभावित कर सकता है? नहीं। जो आपका अपना होगा, जिसके प्रति आप में आत्मनिष्ठता की भावना होगी, कोई इंसान को अगर यदि आप अपना समझते होंगे, कोई आप अपने घर का हो, परिवार का हो, विद्यालय वातावरण का हो, आपके ऑफिस का हो, जिसके साथ आपका उठना बैठना है, जिसके प्रति आप में सम्मान की, आत्मनिष्ठता की भावना है, उसी के साथ संवेग देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इंसान जो है क्या रहता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद में है संवेग का प्रभाव धनात्मक व नकारात्मक दोनों तरह का होता है। बिल्कुल, यदि आप खुश हो रहे हो, उल्लास है, हर्ष दिख रहा है तो वो धनात्मक है, और नकारात्मक आप गुस्सा हो रहे हो, आपका व्यवहार ही बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया है, तो उसमें क्या है, वो नकारात्मक प्रभाव है। कभी-कभी व्यक्ति संवेग की अवस्था में ऐसे कार्य भी कर जाता है जो वह सामान्य स्थिति में नहीं कर पाता। जबकि कभी-कभी संवेग की अवस्था में व्यक्ति वह कार्य करने में भी सक्षम नहीं होता है जो वह अपने जीवन के दिन प्रतिदिन में करता है। कभी जब नेगेटिव उसको संवेग आ रहे होते हैं, जब नेगेटिव अभिवृत्ति हो रही है, जब गुस्सा आ रहा होता है, जब सामान्य अवस्था में वो काम कर सकता है, वो उस टाइम उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, कंपाने लगता है वो, और वो काम नहीं कर पाता। लेकिन कई बार जब बातों-बातों में उसको चुनौती दी जाती है लड़के को, बच्चे को, कि तू ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बच्चा बोलेगा कि नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं ये करके बताऊँगा, है ना? मतलब कि सामान्य स्थिति में जो नहीं कर जाता, लेकिन वो संवेग की अवस्था में क्या कर रहा है, वो कर रहा है व्यक्ति। सामयिक विकास व्यक्ति के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। यदि व्यक्ति सामयिक रूप से स्थिर एवं मजबूत नहीं होगा तो उसके सफल होने में अनेक रुकावटें आती हैं। बहुत शानदार बात कही है इसने। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांवेगिक रूप से स्थिर एवं मजबूत होना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। चीजों में हमेशा न्यूट्रल रहो, ना तो अति होनी चाहिए ना कम होना चाहिए। जहां पर आपको जरूरत है कि आपके संवेग दिखाए जाएं, वहां पर आप नहीं दिखा रहे हो। जहां पर आपको जरूरत है कि आप बोलो, वहीं पर भी आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो दोनों में क्या है, समन्वय बिठा के रखना है। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत उच्च सफलता प्राप्त व्यक्ति भी यदि सांवेगिक रूप से मजबूत नहीं होता है तो वह सफलता को बनाए नहीं रख पाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफलता को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बहुत सारे जो लोग हो जाते हैं वो सफल तो हो जाते हैं लेकिन वो अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इसलिए आपने सुना होगा, आए दिन आपको न्यूज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि फलाने बिजनेसमैन ने आत्महत्या कर ली, फलाने जो आईपीएस ऑफिसर थे उसने आत्महत्या कर ली, घर वालों से परेशान होके, बीवी बच्चों से परेशान होके, क्योंकि वो उनका संवेग स्थिर नहीं है। तो इस संवेग स्थिर के लिए क्या है, आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। उच्च बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति भी सांवेगिक रूप से कमजोर होने के कारण कभी-कभी तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। आ गई ना बात जो मैंने कही आपको। संवेग को अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया है। किस प्रकार से किया है, वो अपन पढ़ते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उससे संवेग कहते हैं। कुल मिला के यदि आप न्यूट्रल तो हो, लेकिन यदि आपको खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको हर्ष बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, आप तनाव की स्थिति में हो, लेकिन वो जो चीजें हैं आपके व्यवहार में प्रदर्शित हो रही है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर, उसे क्या कहा गया है, तीव्रता आ रही है कुल मिलाकर। तो इसलिए वैलेंटाइन ने क्या कहा है, उससे संवेग कहा है। याद रखना, जब भी वैलेंटाइन के अनुसार पूछे, रोज के अनुसार पूछे, ऐसी स्थिति में आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। वैलेंटाइन के अनुसार जब पूछी जाए संवेग की भाषा, तो भावात्मक दशा में तीव्रता, ये कीवर्ड्स पकड़ लेना, ठीक है। एज इट इज मिलेगा आपको। रोज के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिनके साइकोलॉजी में क्या है, व्यापक व्यापक जो है वो शोध रहे हैं। संवेग प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है, मतलब कि है आप सांवेगिक, ऊपर बताया है कि संवेग का मतलब ही ये है कि शरीर हिल जाता है, मतलब कि आपका मानसिक और जो शारीरिक जो समन्वय है वो पूरा क्या है, हिल गया है, मतलब कि हलचल हो गई है। गेल्डार्ड के अनुसार बताया गया है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, वही उत्तेजना उग्र रूप धारण कर लिया, मतलब है ना, आपके जो संवेग है उसमें तीव्रता दिखाई गई है। बैरोन बर्न तथा कैंटोविज ने मिलकर यह परिभाषा दी है कि संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भार की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, फिर जिसमें कुछ खास खास व्यवहार होता है, ठीक है। शारीरिक उत्तेजना, आत्मनिष्ठ, है ना।
अगर पूछ लिया जाए कि संवेग में शारीरिक उत्तेजना को किसने प्रायोरिटी दी है, बाकी तो संवेग में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं ना, दोनों में तीव्रता देखी गई है, दोनों में हलचल हो रही है, लेकिन यदि शारीरिक उत्तेजना इधर फेवर कौन दिखा रहा है, तो नाम आपको क्या याद रखना है, बैरोन बर्न और कैंटोविस। तो ये है आपके कीवर्ड्स पकड़ में आ गए, ठीक है। इनकी जो है अभी जो परिभाषाएं हैं वो अपन ने पढ़ ली। आगे है जेम्स ट्रेवर के अनुसार, जेम्स ट्रेवर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने परिभाषा दी है कि संवेग एक जटिल अवस्था है। ध्यान रखना, यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो पहली लाइन आपको यही लिखनी है, संवेग जो सांवेगिक विकास है उससे संबंधित है। ये आपके बहुत नंबर बढ़ाएगा। संवेग क्या है, एक सरल अवस्था नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक जटिल अवस्था है। जटिल अवस्था क्यों है, क्योंकि इंसान न्यूट्रल है, लेकिन जब संवेग पैदा हो रहे हैं तो उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्थिति, मानसिक स्थिति में क्या हो रहे हैं, तीव्रता पैदा हो रही है, इसलिए वो जटिल बन गई है स्थिति, ठीक है। जिसमें श्वास, नाड़ी गति, ग्रंथि कार्य, ये ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि कार्य, ग्रंथि कार्य में व्यापक शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक दशा में तीव्र अनुभूति के साथ उत्तेजना एवं विक्षुब्धता की अवस्था तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की जो प्रकृति है वो दिखाई पड़ती है। उत्तेजना और विक्षुब्धता, विक्षुब्धता मतलब कि एक अपने आप में एक रोने की स्थिति जो होती है, इंसान जो है अकेलापन महसूस करता है, वो चीजें दर्शा रहा है अपने शारीरिक तौर पे भी और अपने मानसिक तौर पे भी, ठीक है, इसका ये मतलब है। तो जिसमें श्वास, यदि आप पाएंगे कि किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो उसकी जो धड़कन है बहुत तेज हो गई है, बहुत जोर जोर से वो जल्दी जल्दी श्वास ले रहा है, ग्रंथि, उसकी नाड़ी की गति बहुत तेज हो गई है ना? उसका दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है। कई क बार जो होता है ना, कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, उसका दिमाग जो माथा होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो ये सिर्फ़ बता रहे हैं कि शारीरिक गतिविधि हो रही है उसमें, है ना? और मानसिक गतिविधि मतलब कि अपने जो भाव है, संवेग है, उनमें वो तीव्रता दिखा रहा है, व्यवहार में प्रदर्शित कर रहा है चीज़ें वो, ठीक है? इसके अलावा पीटी यंग या फिर पीटी जुंग भी बोल सकते हो आप। 1973 1973 के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि संवेग एक तीव्र उपद्रव की अवस्था है। उपद्रव अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। कोई भी जैसे कि अवांछित जो यदि ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है तो अपन कहते हैं कि यार क्या उपद्रव मचा रखा है ना? नॉर्मली अपन ये शब्द यूज़ कर लेते हैं, तो उपद्रव अपने आप में एक नकारात्मक शब्द है। तो संवेग एक तीव्र उपद्रव की अवस्था है जिसका प्रभाव संपूर्ण रूप से पड़ता है। संपूर्ण रूप से वही संपूर्ण रूप कैसे होता है? शारीरिक प्लस मानसिक। संपूर्ण रूप अपने आप में क्या होता है? शारीरिक प्लस मानसिक। शारीरिक भी आ गया और क्या है इसमें, मानसिक। संवेग एक तीव्र उपद्रव है जिसका प्रभाव संपूर्ण रूप से पड़ता है, मतलब आपके शरीर पे भी पड़ेगा, आपके मानसिक जो स्थिति है उस पे भी पड़ेगा, जो मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न होती है, बिल्कुल साफ, जिसमें चेतन अनुभव, चेतन नहीं चेतना, जिसमें चेतना अनुभव, व्यवहार एवं तीव्र उपद्रव, एक्यूट डिस्टर्बेंस जो है संबंधी कार्य सन्निहित है। कुल मिला के बात यह है कि यदि किसी को संवेग जिसमें उत्पन्न हो रहे हैं, उसके जो भावों में, उसके व्यवहार में जो चीजें क्या है वो प्रदर्शित होगी। अतः संक्षिप्त में ये जो है, ये चीजों का निष्कर्ष बता रही हूँ आपको कि किस प्रकार से इसका जो सार है वो मैटर करता है। संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें कुछ शारीरिक क्रियाएं, फिजिकल रिएक्शन, अभिव्यक्ति, व्यवहार, मतलब कि वो अपने व्यवहार में प्रदर्शित करता है अपने संवेग को, ठीक है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर व आत्मनिष्ठ भाव सम्मिलित होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव फीलिंग। आत्मनिष्ठ, मैंने वही बोला कि जो अपना है आपका, है ना, उसी के लिए तो आप क्या करोगे, चीजें दिखाओगे ना, तभी तो चीजें पॉसिबल है। बाकी दुनिया में सब लोगों के लिए आप न्यूट्रल रहते हो। संवेग हमेशा आत्मनिष्ठ भावना के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर संवेग के संदर्भ में निम्न निष्कर्ष निकलता है। संवेग को तीव्र उपद्रव की अवस्था है, मतलब एक्यूट डिस्टर्बेंस, उपद्रव की अवस्था संपूर्ण रूप से देखी जाती है, अर्थात इसका प्रभाव व्यक्ति के अनुभव व व्यवहार दोनों पर पड़ता है, बिल्कुल सा व्यवहार में प्रदर्शित होती है और व्यक्ति का जो है अनुभव उसका बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा है ना पॉजिटिव संवेग उत्पन्न करने चाहिए। क्यों कहा जाता है? कभी ये तो नहीं कहा गया, क्या आपने सुना है अपने आस-पास कि कोई इंसान बहुत विनम्र प्रकार का है या फिर बार-बार वो बिना बात के खुश होता है, बिना बात के वो उल्लास की स्थिति में जाता है, तो आपने सुना है कि कोई इसको बोल रहा हो कि नहीं यार इतना खुश मत हुआ कर। लेकिन बार-बार आपने आस-पास देखा होगा कि समाज के लोग या फिर आपके जो सामाजिक लोग हैं, वो ये कहते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार की यार इतना गुस्सा क्यों करता है तू? मत किया कर। क्योंकि यदि आप में नकारात्मक संवेग
उत्पन्न होंगे, उनका प्रभाव आप स्वयं पर पड़ेगा, आपके शारीरिक, आपके मानसिक स्थिति है उस पर पड़ेगा, आसपास के लोगों पर, आसपास के जो वातावरण है उस पर पड़ेगा और साथ ही साथ आपका जो अनुभव है, वो अनुभव बहुत ही नकारात्मक श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बिन बात के आप जितना खुश रह सकते हो आप रहो, लेकिन नेगेटिव जो आपके संवेग हैं, उनको हमेशा उन पर हमेशा क्या करो, हमेशा समन्वय रखो, उन पर हमेशा न्यूट्रल चीज़ें रखो, है ना? अच्छा, घंटे भर की होने वाली है क्लास, ओके। मेरा भी माथा दुखने लग गया। वही चीज़ें बता रही हूँ मैं, तो इसलिए हमेशा देखा जाता है कि जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, जो पॉज़िटिव अभिवृत्तियाँ हैं संवेग की, उन उनके लिए कभी नहीं मना किया जाता है कि तू इतना ज़्यादा मत हँस, तू इतना ज़्यादा खुश मत हुआ कर। हमेशा कंट्रोल करने की बात की जाती है, तो वो की जाती है नकारात्मक संवेग के ऊपर कि आप घृणा मत करो इतनी, इतने क्रोध मत करो, आप इतना इरिटेट मत हुआ करो, तनाव की स्थिति में क्यों रहते हो आप, है ना? इतना गुस्सा क्यों करते हो आप, है ना? चिड़चिड़ापन क्यों होता है आपको? हमेशा जो नेगेटिव अभिवृत्ति के जो संवेग है, उन पर काम करने के लिए आपको बोला जाता है, ठीक है? कि उन पर कंट्रोल करो आप। संवेग की उत्पत्ति का आधार मनोवैज्ञानिक होता है, बिल्कुल साहब। व्यक्ति चेतन में रहता है, उसे पता होता है कि वह किस संवेग में है, बिल्कुल साहब। जब इंसान को गुस्सा आ रहा होता है, तो भी इंसान को पता होता है कि मेरे को भयंकर गुस्सा आ रहा है। जब इंसान खुश हो रहा होता है, तभी इंसान को पता होता है, हाँ, मेरे को पता है बहुत अच्छी चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में, है ना? जब वो गुस्सा हो रहा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि भयंकर गुस्सा आता है उनको, है ना? और वो जो है गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए उनको सलाह दी जाती है कि जब भी आपको गुस्सा आए ना, आपको लगे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो रिवर्स गिनती स्टार्ट कर दो या फिर कोई एक पॉइंट पकड़ लो जिसको देख के उसको देखो कि भाई ये कैसे बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो आपका दिमाग अपने गुस्से से हट जाएगा, है ना? मैंने यही बोला है कि साइकोलॉजी इज़ एवरीथिंग। आपके संवेग आपके हाथ में है। साइकोलॉजी सिखाती है आप अपने संवेगों को कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो उन पे, है ना? तो वही चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ। यदि आपको गुस्सा आ रहा है, उसको कंट्रोल करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उल्टी गिनती शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, है ना? तो संवेग में इंसान को पता होता है, नशे में नहीं होता है वो, उसको पता होता है कि भई किस संवेग में है अभी वो। संवेग में खास तरह के व्यवहार होते हैं, स्पेशल टाइप के, बिल्कुल खुश हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, वो दुखी होगा, गुस्सा आ रहा है तो बहुत ही अपने व्यवहार में जो है अवांछनीय चीज़ें वो प्रदर्शित करेगा, स्पेशल टाइप की। संवेग में आंतरिक शारीरिक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है, बिल्कुल साफ आंतरिक शारीरिक क्रियाएँ, शारीरिक और मानसिक जो व्यवहार में तो परिवर्तन दिखते ही हैं। एक शोध हुआ था जिसमें पाया गया कि एक लड़की के दिमाग को चेक किया गया। वो बार-बार हर्ट हुई थी, बहुत बार उसके संवेग हुए थे, उत्पन्न हुए थे, कुछ जीवन में वैसे कुछ उसके एक्सपीरियंस रहे थे, जिससे वो बार-बार हर्ट हुई और हमेशा गुस्सा किया उसने। जब-जब उसने गुस्सा किया, तब उसका दिमाग चेक किया गया कि उसके दिमाग अंदर से कितना डैमेज हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत इंसान काला पड़ रहा होता है, थक रखा होता है, पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, मुँह पे अजीब-अजीब सी झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, बाल उड़ने लगते हैं। तब बोला जाता है, "भाई तू इतना स्ट्रेस में क्यों रहता है? तू इतना गुस्सा क्यों करता है? मत किया कर।" मतलब आंतरिक चेंज हो रहे हैं। खाया-पिया आपको लग नहीं रहा है भाई साहब। आप कुछ भी खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, नहीं लग रहा है। भाई गुस्सा कंट्रोल करो, सब लगने लग जाएगा, है ना? वही चीज़ें हैं कि संवेग कंट्रोल में रहो, तो इसलिए आंतरिक शारीरिक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। ये बात ये कहना चाह रहा है। बच्चों के संवेग का महत्व। बच्चों के संवेगों का उनके जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है? धनात्मक संवेगों, हर्ष, ममता, दया, सहानुभूति, स्नेह से सुखानुभूति प्राप्त करता है। नकारात्मक संवेगों से भय, क्रोध, घृणा की अभिव्यक्ति से तनाव युक्त होता है। तनाव मुक्त नहीं, तनाव युक्त होता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना घृणा की भावना उनको दिखानी चाहिए। बच्चों के सामने बहुत हँस-हँस के बहुत अच्छे से उनके सामने बात करो तो वो सुख की अनुभूति जो है करेंगे। इसलिए हर्ष, ममता, दया सारी कुछ चीज़ें उनको दिखाओ। संवेग व संवेगात्मक अनुक्रियाएँ बच्चों के सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। संवेग व संवेगात्मक अनुक्रिया बच्चों के सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, ठीक है? बच्चे का जो समायोजन है, उसके संवेगों द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल साब यदि उसमें पॉजिटिव संवेग हैं, तो बच्चे का समायोजन अच्छा होगा, सामाजिक समायोजन। यदि पॉजिटिव उसमें संवेग नहीं है, नकारात्मक संवेग है, बार-बार क्रोधित अवस्था में आ जाता है, उसको इरिटेशन होता है, गुस्सैले टाइप का है, घृणा होती है उससे, है ना? दूसरों से जलन होती है, ईर्ष्या का भाव है, तो फिर उसका जो सामाजिक जो समायोजन है, वो अच्छा नहीं होगा। आत्म मूल्यांकन एवं सामाजिक मूल्यांकन में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? संवेग, है ना? होता है। संवेग आत्म मूल्यांकन में और सामाजिक मूल्यांकन में सहायक होता है। संवेग बच्चों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संवेगिक तनाव के कारण भाषा दोष
अनूठा चूसने व दांतों से नाखून काटने की समस्या दिखाई पड़ती हैं। सामयिक तनाव के कारण, तनाव मतलब कि नेगेटिव समय की बात कर रहा है। यदि बच्चे में तनाव है, वो कोई चीजें हैं जो बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या भाषा दोष दिखेगा। बच्चा जो एज इट इज उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अंगूठा चूसेगा, बहुत बच्चों में आती है ये आदत है ना। बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा वो अंगूठा चूसते रहते हैं। उनको कितना ही आप डांटो हटाओ लेकिन वो रोने लग जाते हैं, नहीं ये उसके बिना तो अधूरी है ना। दाखों से दाँतों से नाखून काटने लग जाता है, ये चीज़ें, है ना? हालाँकि बहुत बड़े बच्चों को भी आपने देखा होगा कि दाँतों से नाखून काटते रहते हैं। क्लास में बैठे 12th क्लास का बच्चा बैठा है, पीछे बेटा यूँ-यूँ कर रहा है ना? तो वो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली उसके क्या है जो संवेग की चीज़ें हैं, वो संवेगिक तनाव में है ना? इसलिए ऐसा कर रहा है। संवेगों के द्वारा मनोवैज्ञानिक वातावरण एवं बच्चे का व्यवहार भी प्रभावित होता है, ठीक है? बिल्कुल साफ सारी चीज़ें। ओह गॉड! संवेगात्मक विकास की अवस्थाएँ। अ प्रौढ़ावस्था। अच्छा, अगली क्लास में लेते हैं फिर ये, है ना? अभी तक तो क्या है इतना ही पढ़ लिया अपन ने, अगली क्लास में करते हैं। बिल्कुल जस्ट मैं थोड़ा खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, है ना? इसके बाद अगली जो क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन संवेगात्मक विकास की जो क्या है अवस्थाएँ, ठीक है?